गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे इंसान की किस्मत कब बदलती है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब के दिल में जहां सुनहरे गेहूं के खेत सूरज की रोशनी में लहराते थे और हवा में मिट्टी और भांगड़े की खुशबू थी, हरप्रीत सिंह नाम का एक आदमी रहता था। ब्यास और सतलुज नदियों के बीच बसा उसका गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय धीरे धीरे चलता हुआ लगता था, जहां जीवन की लय मौसम और गुरुद्वारे की सुबह की प्रार्थना के आह्वान से तय होती थी। हरप्रीत, जो अब अपने 30वें दशक के उत्तरार्ध में है, एक शांत और लचीले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनकी आंखें टाले गए सपनों और अनकहे बोझ से भारी दिल की कहानी बयां करती थी। हरप्रीत का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरदेव सिंह मिट्टी के आदमी थे। उनके हाथ सालों तक जमीन जोतने से कठोर हो गए थे। उनकी माँ जसविंदर कौर उनके घर की रखवाली करती थी। उनकी आवाज एक मधुर धुन थी जो सबसे तूफानी रातों को भी शांत कर सकती थी। एक लड़के के रूप में हरप्रीत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। वो स्कूल में अव्वल रहा, इंजीनियर बनने का सपना देखता था, पुल बनाने का सपना देखता था जो न सिर्फ सड़कें बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी जोड़ेगा। उसके शिक्षकों ने उसमें संभावनाएं देखी और उसके माता पिता ने, हालांकि वो बहुत ही साधारण थे, अपनी थोड़ी सी बचत उसकी शिक्षा में लगा दी, यह मानते हुए कि वह उनके परिवार को मेहनत के चक्र से बाहर निकाल देगा। लेकिन जैसा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, किस्मत गाड़ी के पहिए की तरह होती है, कभी वह आसानी से चलती है तो कभी पत्थर से टकराती है। जब हरप्रीत 17 साल का था तब त्रासदी हुई। उसके पिता को बुखार हो गया, जिसे कोई भी गाँव का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। अस्पताल के बिल बढ़ते गए और इलाज के लिए परिवार की छोटी सी जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन इलाज बहुत देर से हुआ। गुरदेव सिंह की मौत सरकारी अस्पताल की मंद रोशनी में हुई, जिससे हरप्रीत, उसकी मां और उसकी छोटी बहन सिमरन को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो अचानक ठंडी लगने लगी। हरप्रीत के इंजीनियरिंग के सपने जिम्मेदारी के बोझ तले दब गए। उसने स्कूल छोड़ दिया और स्थानीय मंडी में अनाज की बोरियां धोने का काम करने लगा। काम बहुत कठिन था, वेतन मुश्किल से परिवार का खर्च चलाने लायक था। सिमरन बमुश्किल 12 साल की, घर के कामों में अपनी मां की मदद करती थी। उसकी खुद की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। हरप्रीत के दिन पसीने और जीने के चक्र में धुंधले हो गए। उसकी रातें इस बात की चिंता में डूबी रहती थी कि क्या हो सकता था। गांव में लोग उसके दुर्भाग्य के बारे में फुसफुसाते थे, कुछ दया से तो कुछ चुपचाप ये सोचते हुए कि भाग्य ने उसे संघर्ष के लिए चुना था। फिर भी हरप्रीत निराशा के आगे झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। गुरुद्वारे में जहां वह हर रविवार जाता था, उसे गुरु के शब्दों में सांत्वना मिलती थी, मन जीते जग जीत, अपने मन को जीतो और तुम दुनिया को जीत लोगे। वो इस बात पर अड़ा रहा, तब भी जब उसके हाथ टोकरियां उठाने से खून बहने लगे, तब भी जब उसकी मां की खांसी और भी बदतर हो गई, तब भी जब सिमरन की आंखें बचपन खोने से धुंधली हो गई। उसने खुद से कहा कि भाग्य कोई स्थिर तारा नहीं है, बल्कि एक नदी है जिसे पर्याप्त इच्छा शक्ति से पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आसमान केसरिया रंग में रंग रहा था, हरप्रीत गांव के कुएं के पास बैठा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति बापूजी, जो कि कथावाचक थे, उनके साथ थे। बापूजी के चेहरे पर झुर्रियां थीं, हर रेखा खुशी या गम की कहानी कह रही थी। हरप्रीत, उन्होंने कहा, उनकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी, क्या तुम जानते हो कि आदमी का भाग्य कब बदलता है? हरप्रीत ने थका हुआ लेकिन उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। जब वो खुद पहिया घुमाने का फैसला करता है, बापूजी ने कहा, भाग्य कोई जंजीर नहीं है, यह एक विकल्प है। गुरु हमें साहस के साथ काम करना, प्यार से सेवा करना सिखाते हैं। तुम्हारा पहिया अटका हुआ है बेटा, लेकिन टूटा नहीं है। ये शब्द हरप्रीत के दिमाग में उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह छा गए। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, जिस तरह से गांव के बच्चों, सिमरन जैसे कई लोगों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, जिस तरह से बुजुर्ग, उसकी मां की तरह, दवा के बिना संघर्ष कर रहे थे, जिस तरह से उसके पड़ोसी किसान मंडी में बिचौलियों द्वारा ठगे जाते थे। उसने न केवल अपना दर्द देखा, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी दर्द देखा, और उसके भीतर कुछ हलचल हुई, उद्देश्य की चिंगारी। हरप्रीत ने छोटी शुरुआत की। उसने शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल टीचर से उधार ली गई पुरानी पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करते हुए। बरगद के पेड़ के नीचे स्लेट और चाक के साथ उसने उन्हें पंजाबी पढ़ना, सवाल हल करना, खेतों से परे सपने देखना सिखाया। बच्चे उसे मास्टर जी कहते थे
और उनकी हंसी उसकी आत्मा को सुकून देती थी। सिमरन भी उसके साथ शामिल हो गई। स्कूल से सालों दूर रहने के बावजूद उसका दिमाग तेज था। हरप्रीत की माँ हालांकि कमजोर थी, पास ही बैठती थी। अपने बेटे पर उसका गर्व उसके दर्द से ज्यादा चमकीला था। हरप्रीत की कक्षाओं की बात फैल गई। एक स्थानीय एनजीओ ने उसके प्रयासों से प्रभावित होकर किताबें और एक ब्लैकबोर्ड दान किया। शहर के एक सेवानिवृत्त डॉक्टर ने गुरुद्वारे का दौरा किया और कहा कि अगर हरप्रीत उन्हें आयोजित कर सकता है तो वह मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करेगा। हरप्रीत, जिन्होंने कभी अपने छोटे से परिवार के अलावा किसी और का नेतृत्व नहीं किया था, स्वयं को एक शांत क्रांति के केंद्र में पाया। उन्होंने गांव के युवाओं को एकजुट किया, युवा पुरुष और महिलाएं जो उनकी तरह ही परिस्थितियों के जाल में फंसे हुए थे। साथ मिलकर उन्होंने गांव के तालाब को साफ किया, स्कूल की टपकती छत की मरम्मत की और एक सहकारी समिति शुरू की जिससे शोषक बिचौलियों से बचकर सीधे खरीदारों को फसल बेची जा सके। पहिया घूम रहा था, लेकिन बदलाव कभी प्रतिरोध के बिना नहीं होता। सहकारी समिति से नाराज बिचौलियों ने अफवाह फैला दी कि हरप्रीत एक उपद्रवी है। कुछ गांव वाले पुराने तौर तरीकों को बिगाड़ने से सावधान, शिकायत करने लगे कि वो अशांति फैला रहा है। यहाँ तक कि उसके परिवार के भीतर भी संदेह था। तुम खुद को क्यों थकाते हो बेटा? एक रात उसकी माँ ने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या होगा अगर यह विफल हो गया? क्या होगा अगर वे तुम्हारे खिलाफ हो गए? हरप्रीत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ थाम लिए। अम्मा, अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं पहले ही असफल हो चुका हूँ। गुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन हम इसे कम करने के लिए यहाँ है। यह मेरी सेवा है, मेरी सेवा। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसका विश्वास उसके डर से ज्यादा मजबूत था। बैसाखी के त्योहार के दौरान मोड़ आया, जब गांव फसल की कटाई और खालसा के जन्म का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। हरप्रीत ने अपने युवा स्वयंसेवकों की मदद से एक मेले का आयोजन किया। सहकारी की उपज बेचने वाले स्टॉल थे, बच्चों के लिए एक मंच था जहां वे उनकी कक्षाओं में सीखी गई कविताएं सुना सकते थे, और एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था जहां डॉक्टर ने सैकड़ों लोगों का इलाज किया। गुरुद्वारे के ग्रंथी, एक सम्मानित व्यक्ति, ने हरप्रीत के काम की प्रशंसा की। इसे सिख मूल्यों, सेवा, ईमानदारी और समुदाय का सच्चा अवतार कहा। उस दिन जब भांगड़ा की धुनें गूंज रही थी और हवा में जलेबी की खुशबू भर रही थी, हरप्रीत गांव के सामने खड़ा था। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं था जिसका अतीत टूट चुका था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों के लिए सपने देखने की हिम्मत की थी। गांव की एकता देखकर बिचौलिए पीछे हट गए। सहकारी समिति का पहला मुनाफा आया, जो उसकी माँ के लिए दवा और सिमरन के लिए किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त था, जो अब शिक्षक बनने का सपना देख रहा था। साल बीतते गए और हरप्रीत के प्रयास बढ़ते गए। गांव का स्कूल, जो कभी खस्ताहाल था, जिले के लिए एक आदर्श बन गया, जिसमें हरप्रीत उसके प्रधानाध्यापक थे। सिमरन, जो अब एक युवा महिला थी, उसके साथ पढ़ाती थी। उसकी हंसी उस बचपन की याद दिलाती थी जिसे उसने फिर से जिया था। जसविंदर कौर, हालांकि अभी भी कमजोर है, अपने बेटे को ग्रामीण शिक्षा में उसके काम के लिए राज्य द्वारा सम्मानित होते देखने के लिए जीवित रही। गांव, जो कभी शांत निराशा का स्थान था, उम्मीद से गुलजार हो गया। इसके बच्चे विज्ञान, कानून और कला में करियर बनाने का सपना देख रहे थे। हरप्रीत कभी इंजीनियर नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक अलग तरह के पुल बनाए, ज्ञान के, विश्वास के, संभावना के। वो अक्सर बापूजी के शब्दों के बारे में सोचता था, जो अब उसके दिल में बस गए थे। भाग्य एक विकल्प है। उनका जीवन इस बात का सबूत था कि किसी व्यक्ति का भाग्य तब नहीं बदलता जब सितारे एक साथ हों, बल्कि तब बदलता है जब वो अपने कर्मों को अपनी आत्मा की पुकार के साथ जोड़ता है। एक शाम, जब वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने कभी मुट्ठी भर बच्चों को पढ़ाया था, एक छोटा लड़का उसके पास आया। मास्टर जी, लड़के ने एक पुल का चित्र पकड़े हुए कहा, मैं एक दिन इसे बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हरप्रीत मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक सपने की आग चमक उठी। हाँ बेटा, उसने कहा, हम इसे साथ मिलकर बनाएंगे। और इस तरह 5 नदियों की भूमि में, जहां एक आदमी के साहस से भाग्य का पहिया घूम गया, एक नई कहानी शुरू हुई। एक उम्मीद, सेवा और पंजाब की अटूट भावना की। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और हमारी गलती हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।